गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पृथ्वी के भूगोल के बारे में समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखा खींची नहीं हुई है? पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं, अक्षांश और देशांतर में माना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे इस ग्लोब में दिखा रखा है। ऐसे ही देशांतर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों का ग्रिड बन जाता है। अगर हम खड़ी हुई रेखाओं को लेटी हुई रेखाओं के साथ मिला दे तो ये क्या बन गया? ये ग्रिड बन गया, ठीक है, जाल। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अक्षांश के बारे में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पर विषुवत वृत्त, जैसे कि आप जानते हो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। विषुवत वृत्त जो है वो एकदम आधे भाग में काटती हुई जाती है पृथ्वी को। तो इससे ऊपर की जो ऐसे ऐसे रेखाएं हैं वो समानांतर अक्षांश कहलाती हैं। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त को माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आधे भाग में काटता हुआ जाता है, तो सबसे बड़ी जो गोलाई है हमारी पृथ्वी की वो विषुवत रेखा है। मतलब विषुवत रेखा का जो अक्षांश है वो सबसे बड़ा माना जाता है। यानी कि ये जो बीच में से एकदम काटती हुई जा रही है, उससे ऊपर तो गोला छोटा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की रेखाएं जो हैं वो कम छोटी होती जाती हैं, नीचे की भी रेखाएं छोटी होती जाती है, लेकिन जो एकदम बीच में से काटती हुई जा रही है, सेंटर पॉइंट वाली जो कि विषुवत रेखा है, वो सबसे बड़ा अक्षांश है। अक्षांश समानांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। ये रेखा कभी इससे मिल रही है, दूसरी वाली से नहीं मिल रही ना। ऐसे ये तीसरी वाली से नहीं मिल रही, चौथी वाली से नहीं मिल रही। तो ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि आमने सामने है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। अक्षांश का उपयोग कहाँ होता है? ताप कटिबंध में। दिखा देती हूँ मैं एक बारी। तो ये जो इस तरीके की रेखाएं हैं ये अक्षांश है, ठीक है, ये काटती हुई जो जा रही हैं। और सबसे बड़ी रेखा देखो ये वाली है, विषुवत वृत्त वाली 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो ये कटिबंध जैसे हमारे बने हुए हैं, ये उष्ण कटिबंध हो जाता है जो विषुवत रेखा के पास आता है। यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज एकदम सामने होता है इस पर, ठीक है, तो एकदम सीधी रोशनी फेंकता है। फिर उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, यानी कि ये जो शीत कटिबंध है ना, यहाँ पे तो बहुत ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ पे तिरछी पड़ती है रेखा, मतलब किरण। यहाँ पे भी सूरज की किरण एकदम तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी हुई दिखेगी। ये एकदम ठंड रहता है, इसलिए इसे ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है ना, तो उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण, तो क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो शीत प्लस उष्ण, ये संधि कर दी है इन दोनों नामों की, तो शीतोष्ण कटिबंध बन जाता है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस तरीके से ये कटिबंध बनाने में अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो मदद करती हैं। अब ये देखो, ये 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, ये फिर से 23.5 और फिर से 66.5, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देशांतरों के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी अर्धवृत्त के देशांतर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो देखो, अभी हमने लेटी हुई लाइनों के बारे में पढ़ा था, अब हम खड़ी हुई लाइनों को इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो गोला है, पृथ्वी जो हमारी है, उसको यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पड़ता है। मैंने ऊपर बताया हमेशा नॉर्थ पड़ता है, नीचे साउथ पड़ता है। तो ये जो साउथ अभी हमने देखा था उसके अंदर, तो ऐसे ऐसे इनको काटती हुई जा रही है, ठीक है, ऐसे। ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये असलियत में नहीं है पृथ्वी पे, ये हमने इमेजिन कर रखा है कि इस तरीके से काटती हुई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इन्हें देशांतर बोलते हैं। प्रमुख म्यामोत्तर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है।
देशांतर समानांतर नहीं होते हैं और ये ध्रुवों पर मिलते हैं। देखो यहाँ पर प्रमुख म्यामोत्तर बताती हूँ अभी। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्रमुख म्यामोत्तर है, ये जो बीच में आधे गोले की तरफ काटते हुए जा रही है, और ये हमारा इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री लाइन, जो अभी हमने विषुवत पढ़ा था, ठीक है। तो विषुवत लेटी हुई में आधे गोले के अंदर काट देती है हमारी पृथ्वी को, और जो है ये म्यामोत्तर जो अभी हमने पढ़ा, ये खड़े हुए गोले को इस तरीके से आधे डिग्री में काट देती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से बीचों बीच है पृथ्वी के, ठीक है। तो ये देशांतर है। तो ये पृथ्वी को जो है, ये देखो, ये प्रमुख 0 डिग्री म्यामोत्तर रेखा जो है, जो इस तरीके से काटती हुई जा रही है, तो ये 2 गोलार्धों में डिवाइड कर देती है। किस गोलार्ध में? ये यहाँ पे मैंने ये हमेशा बताया कि इस वाली साइड में हमेशा ईस्ट होता है और उस वाली साइड में हमेशा पश्चिम होता है, यानी कि वेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये डिवाइड कर देती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये जो है ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये वाला पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देशांतर समानांतर नहीं होते हैं और यह ध्रुवों पर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखो, हमारी पृथ्वी अभी दिखाती हूँ, ये इस तरीके से ये यहाँ से निकल रही है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, और ये इस तरीके से काटता हुआ फिर से जो ओरिजिन पॉइंट पे पहुँच जाती है नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो मिल रही है ना, देखो यहाँ पे तो सामने सामने चल रही हैं, ये यहाँ पे कभी नहीं मिलती, लेकिन ये इधर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे जाकर मिल जाती हैं, बस बीच में अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोल रहा है। देशांतरों का उपयोग प्रमुख म्यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो ये जो देशांतर का उपयोग प्रमुख म्यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित, इसको मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगी, जब मैं ये पढ़ूंगी ना तब मैं समझाऊंगी इस वाली लाइन को, ठीक है। अच्छा, अब ग्रिड के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। अब ये देखो, ये ग्रिड है, इस तरीके से जब हम खड़ी हुई रेखाओं को ऐसी आड़ी रेखाओं के साथ, यानी कि अक्षांश को देशांतर के साथ मिला देते हैं, तो इस तरीके का पृथ्वी पर पूरा जाल सा फैल जाता है, एक ग्रिड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्यों बनाते हैं, इस तरीके का जाल क्यों बना रखा है? तो यहाँ पर मैं इसका एक ठीक से ज़रा बता देती हूँ क्यों बनाते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं पीछे भारत के जा रही हैं, ठीक है, और ये अक्षांश जा रहे हैं इस तरीके से। मान लो कभी मैं जहाज़ लेकर निकलूँ और मेरा जहाज़ कहीं फंस गया है, तो मैं जो है अपने वायरलेस रडार से संपर्क करने की कोशिश करूँगी कि आसपास कोई रडार है या आसपास कोई बड़ा शिप मिल जाए या कोई किसी देश से संपर्क हो जाए। मेरी नाव यहाँ पर फंसी हुई है, तो मैं उनको बताऊंगी कि मेरी जो नाव है ना, वो देखो यहाँ पे सबसे नीचे 8 डिग्री है, तो यहाँ पर ऊपर कहीं जो हमारा ये देखो 16 डिग्री का जो ग्रिड है, और ये कितना, 1 मिनट, इसको ये 12 डिग्री का ग्रिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12/16 लिखूँगी, 12/16 इस तरीके से। तो मैं ग्रिड को बता दूंगी कि ये जो है, और साथ में इस वाले देशांतर रेखा में 88 डिग्री और 92 डिग्री ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यानी कि 12 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में हूँ मैं, और मैं 88 डिग्री और 92 डिग्री के बीच में हूँ। तो मैंने अपनी पूरी पोजीशन बता दी है, तो सब मुझे मैच कर लेंगे कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ, इस एरिया में, इस वाले बॉक्स में, ठीक है। यानी कि मैं इस वाले बॉक्स में कहीं फंसी हुई हूँ, तो वो इस एरिया में आके मुझे ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से मैंने अपनी पोजीशन बताई है, तो ये इसीलिए ग्रिड जो है ये काम आती है। और भी ग्रिड के बहुत सारे काम हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या काम है इस ग्रिड के। एक तो टाइम बताने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। एक यूज़ तो हमने ये देख लिया कि जो ग्रिड है वो किस काम आती है, यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति को बताने के लिए और जानने के लिए। दूसरा यहाँ पर देखो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में उपस्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। पहले ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो पहले।
भारत में 82°30, ये तो फिर अलग बात हो गई, ये तो चलो मैं ये भी पढ़ ही लेती हूँ। भारत में 82°30 जो है 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक म्यामोत्तर माना गया है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुल मिला के ये तीनों पॉइंट्स अब क्लियर करने हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला पॉइंट जो था ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था। अब हम देखेंगे कि देशांतरों का उपयोग प्रमुख म्यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित, यही वाला पॉइंट अब इसमें भी देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से समय का निर्धारण होता है। प्लस हम अपनी म्यामोत्तर रेखा को भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारा भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ। तो ये चार्ट देखो, यहाँ पर ये बीच में जो हरा हरा जा रहा है ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो ये इंग्लैंड से होती हुई जाती है, ये इंग्लैंड का स्कॉटलैंड, और ये पूरा का पूरा इतना देखो, इतना एरिया जो है ना ये इंग्लैंड है, बस ज़रा सा ये पिद्दा सा जो है छोटा सा ये इंग्लैंड है। और इस इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट सभी देशों पर राज किया है, इसलिए इंग्लिश भाषा जो है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर दी गई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो है उसने पूरी दुनिया पर राज किया, तो जहाँ जहाँ ये गया वहाँ वहाँ इंग्लिश छोड़ गया, ठीक है ना। तो देखो इतने जरा से राज्य ने पूरी दुनिया पर भाई काबिले तारीफ है भाई, जरा से देश ने पूरी दुनिया पे कैप्चर कर लिया था 17वीं और 18वीं शताब्दी में। खैर अब ये जो पार्ट है ना ये आइसलैंड है, यही तो ये जो ग्रीनविच रेखा है ये यहाँ से होती हुई जाती है, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड है ना उसके साथ में ही है ये यहाँ पे ग्रीनविच रेखा। तो ये यहाँ पे हो गया पश्चिमी गोलार्ध, यहाँ पे हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ आ गया? पूर्वी गोलार्ध में। ये ग्रीनविच रेखा ने काटा तो यहाँ पर हमारा भारत कहाँ आ गया? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो हम ये जो इस तरीके की ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये 24 वक्त की रेखाएं होती हैं। पूरी दुनिया में 24 घंटे इसीलिए है, मतलब पूरी दुनिया को जो है 24 वक्त की रेखाओं में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप ग्रीनविच से आगे चलते जाओगे ना तो एक एक घंटा आपको अपनी घड़ी में बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब देखो 5 नंबर पे हमारा भारत एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें 5.5 घंटे आगे बढ़ाना पड़ता है। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमारा 5.5 घंटे जो है आगे टाइम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से प्लेन से उड़ती हुई अगर मैं यहाँ पर आ गई तो मुझे अपनी घड़ी में 5.5 घंटे आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे सूरज जो है पहले पड़ जाता है, ठीक है। तो उसकी जो किरणें हैं वो सबसे पहले पूर्व में पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे सूरज घूमता हुआ यहाँ पश्चिम में जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर सुबह होती है तो कहाँ होती है? पूर्व की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो हमारे ये वाले जो देश है ना इनमें पहले दिन होता है। और अगर आप अमेरिका में फ़ोन मिलाओगे और वहाँ पर जैसे मेरी दीदी रहती है अमेरिका के अंदर, तो मैं उनसे बोलती हूँ तो उनकी हमारी तो 27 तारीख जैसे 12 बज गए रात के तो गुजर जाती है, तो हम 28 में आ जाते हैं, लेकिन उनकी अभी भी 27 तारीख सुबह की चल रही होती है। उनके वहाँ पे दिन के 11-12 बज रहे होते हैं, ठीक है, और वो 27 तारीख में अभी जी रहे होते हैं। यानी कि ये हमसे एक दिन पीछे जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स में जा रहे हैं, पश्चिम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितने घंटे का फासला हो गया अमेरिका और हमारे बीच में, 12 घंटे का पूरा फासला होता है, 12 घंटे का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वक्त जो है आगे पीछे करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ देयर कंट्रीज़। ये कंट्री की पोजीशन जो है उनके हिसाब से हमें अपने वक्त को आगे पीछे देखना पड़ता है। और ये वक्त की रेखा जो मेन है वो ग्रीनविच रेखा कहलाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इस वाले मैप में भी देख लो, यहाँ पे देखो ये ग्रीनविच मीन टाइम है बीच में, और ये प्लस सॉरी ये वाले नहीं है, ज़ीरो वाला है, ज़ीरो वाला है। एक बार ही दिखा देती हूँ फिर से, ये 0 वाला है। और फिर यहाँ से प्लस 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4, फिर 5। देखो 5-5.5 घंटे पे हमारी ये आ रही है भारत, ठीक है। फिर 5.5 घंटे हमें बढ़ाने पड़ते हैं इसीलिए। और देखो भारत कितनी दूर है? 5-5.5 घंटे, यानी कि 5 देशांतर लाइनें अर्थात 5 वक्त की रेखाओं को हम लोग पार कर लेते हैं, इसलिए हमें 5.5 घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना।
अब बस ये वाला पॉइंट समझाना रह गया है कि भारत की जो म्यामोत्तर रेखा है ना, ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक म्यामोत्तर माना जाता है। ये वाला हमने समझ लिया कि हम 5.5 घंटे जो है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे मिनट आगे है, ठीक है। तो ये और ये भी समझ लिया हमने 0 डिग्री से किस तरीके से आकलन किया जाता है, और सब कुछ समझ लिया। बस ये वाला मेन पॉइंट समझना है। तो इसके लिए मैं मैप दिखा रही हूँ एक। ये सब आपको फिर से 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो ये 9th क्लास का ही मैप है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ। तो ये जो मीन टाइम है, यानी कि ये देखो ये 82.5 डिग्री जो है, ये वाली रेखा जो है भारत को इस साइड से काटती हुई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर यूपी पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होती हुई जाती है, ठीक है। ये लाइन जो है ये भारत के यूपी के मिर्ज़ापुर एक इलाका है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से होती हुई जाती है ये, ठीक है। और ये इस वाली लाइन की वजह से ही हमारा जो भारतीय टाइम है वो मापा जाता है, ठीक है। हमारी इस लाइन की, ये वाली लाइन जो है, इसके अनुसार हमारे पूरे भारत देश में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टाइम रहता है। हम इस वाली वक्त की रेखा को मानते हैं, ठीक है। और इसी रेखा के अनुसार जो वक्त हो रहा होता है वो पूरे भारत में दिखाया जाता है। तो और क्या बताना था अभी, तो अब गतिविधि देखते हैं। यहाँ पे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। तो कुल मिला के ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो ये मैंने अभी दिखाया था आपको चित्र, तो इस चित्र को आप अपने कॉपी में कर लेंगे, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपको उतारना है। तो भाई ये गोला बना लेना, ये सारे कटिबंध उस पर लिख देना, ठीक है। और ये डिग्री वगैरह सब लिखनी है, सब कुल मिला के ये पूरा गोला और ये जितना भी चित्र दिख रहा है सब कुछ बनाना है इसके अंदर, सब कुछ A to Z, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड गतिविधि कहती है, पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहे होंगे। तो अगर अभी यहाँ पे मेरी घड़ी में अगर 2 बज रहे हैं तो मैं 5.5 घंटे पीछे कर दूँगी, ठीक है। तो 5.5 घंटे पीछे कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा इसके अंदर, 8:30 बज गए, ठीक है, सुबह के 8:30 AM। क्योंकि हमने 2 बजे में से 5.5 घंटे घटा दो तो कितना बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो ज़रा, इस तरीके से करना है। यहाँ तो ये घड़ी बनाओ, घड़ी में यहाँ पे 12 लिखते हैं और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमारी जो 2 बज रहा है यहाँ पे, तो हम दो से नहीं, हम 1 से काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटा तो हम तभी काउंट करेंगे ना जब ये पार हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 से काउंट करेंगे। तो ये देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी कि 9 बजे 5 घंटे होते हैं। और अगर हम 5.5 घंटे घटा रहे हैं तो यहाँ से फिर से हमें आधा घंटा और घटाना होगा। तो यहाँ पे 8:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:30। तो अगर हमारे यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं तो वहाँ पर यानी कि ग्रीनविच रेखा पर 8:30 बज रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8:30 बजे सुबह के, यानी कि AM, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।